गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फॉर महाराष्ट्र सीईटी 5 ईयर। जब मैंने डीयू की स्ट्रैटेजी डाली फॉर लास्ट 10 डेज तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि दी हमें महाराष्ट्र सीईटी की स्ट्रैटेजी भी दे दो प्लीज़। तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि कौन से हैं जो आपको कंप्लीट करने चाहिए। आपको अपना शेड्यूल क्या रखना चाहिए जब आपके पास बस 10 दिन पड़े हैं तो क्या करना चाहिए, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप क्या कर सकते हो इस टाइम का, तो सब कुछ करेंगे एंड थोड़ी सी मोटिवेशन की भी बात करेंगे। राइट, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. पहले अबाउट द एग्जाम बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एग्जाम। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके नोट्स बना लेते हैं जल्दी से अगर आपने पहले नहीं बनाए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है आपका, ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होता है। ठीक है ना, और मल्टीपल मोड्स होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं, सॉरी। इफ रिक्वायर्ड एंड सिलेक्टेड सेंटर्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सिलेक्टेड सेंटर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। ठीक है ना, मतलब अगर मोस्टली मल्टीपल सेशंस में होता है, नहीं तो एक ही दिन में वो एग्जाम ले लेते हैं। राइट, उसके बाद द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस। ठीक है ना, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि दी क्लैट जैसा पेपर तो नहीं आएगा, पैसेजेस और वो वाला नहीं, क्लैट जैसा पेपर नहीं आएगा, एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। राइट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बच्चों, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कमिट करते हैं और जो मेरे बच्चे, मेरे लॉगिरियंस नहीं कमिट करेंगे। राइट, द टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे दिए जाते हैं, 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। राइट, क्वेश्चंस इंग्लिश और मराठी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद द मॉक टेस्ट लिंक ऑफ फॉर प्रैक्टिस। अरे मॉक टेस्ट का लिंक आ चुका होगा अब तक, अगर लिंक आ गया होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी। राइट, तो आप वो एक बार मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब भी आपका मॉक टेस्ट वेबसाइट पे आ जाए। राइट, बात करते हैं हाउ मेनी मार्क्स। यार देखो, अगर जीएलसी बॉम्बे चाहिए तो 110 120 के अराउंड लेकर आओ। ठीक है ना, 108 के अराउंड आपको चाहिए अगर आईएलएस पुणे में आपको एडमिशन चाहिए मार्क्स। देखो ये जो होती है ना लास्ट ईयर की कट ऑफ, ये सिर्फ हिंट देने के लिए होती है क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपने तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, आपने अपना 100% देना ही देना है। ठीक है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले एग्जाम में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए बिकॉज अभी लास्ट के टाइम में ऐसा ना हो कि आप कम मार्क्स वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल आपका 40 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। राइट, अब पहले ही बता देती हूँ, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे अभी इस टाइम पे, 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट्स कौन से हैं? जिन्होंने नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है ना, वो वेट कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की। अगर आप नॉट येट स्टार्टेड वाली कैटेगरी के हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी वही कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए और बस। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के होंगे जिन्होंने मेरा शेड्यूल फॉलो किया है, वहाँ मोस्टली टॉपिक्स हो गए हैं, बस कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए हैं, जो सेकेंड रन वाले टॉपिक्स हमने बनाए थे वो थोड़े बहुत रह गए हैं। और एक कैटेगरी होगी डन विद द सिलेबस वाली, जिन्होंने कहा कि हमारा सिलेबस हो गया है। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी जिनका भी सिलेबस, जो ये वाली कैटेगरी है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली कैटेगरी है प्लीज जल्दी से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके इस वाली कैटेगरी में आ जाइए। ठीक है ना, अभी इस टाइम ये कहो कि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहना चाहिए और उनको रिवाइज करने में ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट कर भी जाओगे और पिछला याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कैसे दिन को यूटिलाइज कैसे करें, क्या प्लान क्या होना चाहिए आपका? देखो यार, सबसे पहले रिवीजन को, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ आप 8 आवर्स दे रहे हो दिन के अपने एमएचसीईटी के प्रिपरेशन को, एलएलबी के एमएचसीईटी की प्रिपरेशन को, तो उसमें से 5 आवर्स तो आप रिवीजन करोगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है वो हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे मतलब। ठीक है ना, और आप सुन लेना। अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, मुझे पता है, तो ये मैं क्रॉस आउट कर देती हूँ। हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो भी मिलेंगे। अब सैम्पल पेपर्स दी कौन से सॉल्व करें? या देखो, अगर तुम्हारे पास यूनिवर्सल्स हैं, यूनिवर्सल्स में भी सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, कोई और बुक है उसमें सैम्पल पेपर्स दिए होंगे। अगर सैम्पल पेपर्स तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो मुझे बताओ, देन
मैं अपनी वेबसाइट पे डालने की कोशिश करूंगी, राइट। ये मैं कर सकती हूँ इतना आपके लिए। एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट, अब देखो यार जो मॉक्स हैं वो हर रोज अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देकर उसको एनालाइज करो, ठीक है ना। एनालाइज की कौन से टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है, और अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो आपके टॉपिक, देखो यार इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, इतने सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, 5 ईयर 3 ईयर इतने सारे हैं, तो सैम्पल पेपर्स जो होते हैं वो मिक्स टाइप के होते हैं, पर आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो मैंने 30 डेज में कैसे MHCET की प्रिपरेशन करी है उसमें सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस नोट करो, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बताओ सिलेबस क्या है, ठीक है ना। सिलेबस में वो टॉपिक है नहीं, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सिलेबस की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में और वो गलत जा रहा है, देन यू शुड मेक श्योर कि आप उस पर वर्क करो, राइट। और एनालिसिस पे सिर्फ 1 घंटा ही लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा आपने अपना दिन डिवाइड करना, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो एनालाइज ये सब कुछ नहीं होगा, तो आप 8 के 8 घंटे पढ़ोगे, ठीक है ना। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हो और पढ़ते रहो, ओके। करते हैं हाउ टू रिवाइज। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि दी हम रिवाइज कैसे करें। देखो सबसे पहले तो क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपने मेरी 30 डेज वाली वीडियो देखी हुई है तो उसके अंदर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस में मतलब मैंने टॉपिक्स बता दिए थे, जिसमें जो हमने फर्स्ट रन में टॉपिक्स करने हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस वीडियो में भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। जिन्होंने पहले देखी हुई है तो वो समझ पाएंगे। तो सेकंड रन वाले, फर्स्ट रन और सेकंड रन, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट रन में जो टॉपिक्स हमने करने थे और जो सीक्वेंस मैंने वहां पे बताई थी वही आपने फॉलो करनी है, और सेकंड रन वाले टॉपिक्स बाद में करने हैं। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, जो फर्स्ट रन वाले हमारे टॉपिक्स थे। रिवाइज देम इन दैट ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया किस कैसे क्या सॉल्व करना है। जो मैंने वो शेड्यूल आपको दिया था, चाहे वही शेड्यूल रीशेड्यूल करके प्लानिंग कर लो अपनी, वो शेड्यूल देखकर कि मैंने ऐसे रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे, रिवाइज फ्रॉम द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव रेड अर्लियर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। पता है क्या मिस्टेक करते हैं, कि वो नई बुक उठा लेंगे। देखो यार इस टाइम पे नई बुक उठाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। जिस बुक में से आपने पहले पढ़ा था ना, फ्रॉम वेयर यू हैड रेड अर्लियर, वहीं से आप रिवाइज करो। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अंडरलाइन किया है तो बहुत बढ़िया बात है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, अंडरलाइन नहीं किए, तो फिर भी क्विकली आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ी जल्दी पढ़ पाओगे। अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। उसके बाद रीड द मार्क्ड लाइंस फॉलोड बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। अब ये बहुत ज़रूरी बात है जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। आपको लगता है कि अकेली थ्योरी पढ़ने से रिवीजन हो गई, जो कि गलत है। थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चंस उस चीज से रिलेटेड। अटेम्प्ट क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो बच्चों। अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थ्योरी अप्लाई करनी आती है या नहीं आती। तो हर जो भी आप मान लो आज आप कह रहे हो कि मैं टॉर्ट्स रिवाइज करूंगी, तो हमें पता है कि लीगल रीजनिंग मेन आती है टॉर्ट्स में से, ठीक है ना। तो अगर मैंने टॉर्ट्स की थ्योरी रिवाइज करी तो उसके बाद मैं LR के लीगल रीजनिंग के टॉर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी, चाहे वो सेम ही क्वेश्चंस हो जो मैंने पहले भी सॉल्व किया, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चंस हो, बट मैं सॉल्व करूंगी क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी है रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। मान लो आपके पास टॉर्ट्स के 50 क्वेश्चंस हैं या 20 क्वेश्चंस है, 20 है तो 20 सॉल्व कर लो, बट अगर 50 क्वेश्चंस है उसमें से रैंडमली 25 सॉल्व कर लो, 20 सॉल्व कर लो। तो प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किस किस के सब्जेक्ट में से, वो बात करेंगे। और हर सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करनी है। मतलब ये तो बेसिक बताया ना, हाउ टू रिवाइज। अब हम देखेंगे एवरी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का हम देखेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ बहुत जरूरी है, और इसके अंदर देखा गया है कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं, लीगल जीके के क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। बाकी आपकी किस्मत है, बट इस टाइम पे अगर आपने लीगल जीके अभी तक नहीं करी है तो लीगल रीजनिंग पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए। रीजनिंग वाले क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने वीडियो करी हुई है कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो करिए। लीगल रीजनिंग के अंदर आप ने अगर पहले से पढ़ा ही होगा, थ्योरी को पढ़िए, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है, वो करिए।
एंड प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, अपनी स्पीड बनाना, ठीक है ना। अपने आप को आप कहो कि ओके फाइन 15 मिनट्स के अंदर मैं ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ऐसी सी स्पीड होनी चाहिए। अब आपको किस पे फोकस करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे, सही भी हो और जल्दी से भी सॉल्व हो। वो क्वेश्चन जो 1 घंटे में सॉल्व हुआ उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड है तो क्या ही फायदा। 40 मार्क्स का आपका है, 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, राइट। बात करते हैं जनरल नॉलेज, 30 मार्क्स की है आपकी। यहाँ पे जो सिविक्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिविक्स के बीच में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है आपकी। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है। अगर आप अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तब भी आपकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके की, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके के हमारे टॉपिक्स कौन से हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंपॉर्टेंट डेज है, सिविक्स है, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने किसी ना किसी बुक में से, यूनिवर्सल्स में से या कोई भी बुक में से, मैंने मोस्टली बच्चों को यूनिवर्सल्स बोला था, तो जहाँ से भी, और एनी अदर बुक यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे नहीं मानते हैं, एनी अदर बुक जहाँ से भी आपने अपनी स्टैटिक जीके करी है, तो इसको रिवाइज कैसे करोगे। देखो यार, इसको रिवाइज करने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो अगेन आपने कुछ ना कुछ मार्क किया होगा, मार्क किया हुआ चीज़ों को पढ़ लो। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, ओनली एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, तो उन एमसीक्यूज को या तो दोबारा सॉल्व कर लो या फिर रिवाइज कर रैंडमली अपने टेस्ट लो, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो, या पहले उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर चेक करो जो नहीं याद था उनको याद करो और फिर सारा का सारा रिवाइज कर लो। तो आपने ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपने रिवाइज कर जाने हैं। कुछ और रिवाइज कर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये तो कर जाने हैं, बट अगर आपने अदर टॉपिक्स भी करे हैं तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको भी रिवाइज कर सकते हो। रिमेंबर, रिविजन में आपका जो टाइम है वो कम लगता है एज कंपेयर टू जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, राइट। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आपको पता ही होगा कि मैं दी आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ। वो आप MHCET 5 ईयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्वेश्चंस, वो वीडियो ज़रूर देखें। आई थिंक 6 मैं वो कर चुकी हूँ, 6 सेशंस हमारे हो गए हैं आपके एग्जाम तक, और भी सेशंस हो जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, इसके ऊपर वीडियो करा है मैंने, वो देखो। गवर्नमेंट स्कीम्स पे वीडियो करा है, वो देखो। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पार्ट 1 के अंदर मैंने बहुत कवर करी है, वो देखो, ठीक है। अब आपने मेरी वीडियोस तो देखनी, ये तो एक्स्ट्रा हेल्प है, मेरी वीडियोस तो एक्स्ट्रा हेल्प है, बट जो मैंने गुरु मंत्र स्टार्टिंग में दिया था, क्या दिया था, जहाँ से पहले पढ़ा वहाँ से तो पढ़ना है। मान लो आपने टिप्स पिट्स में से कवर करा है तो उसको रिवाइज करो, उन लिस्ट को रिवाइज करो, और एनी अदर बुक, किसी और बुक में से पढ़ा है, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में से पढ़ा है, या बहुत लोग यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स बने होने बहुत ज़रूरी है अगर यूट्यूब से कवर करा है, ठीक है ना। तो ये, और बहुत बच्चे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, तो प्लीज़ टिप्स बिट्स की सितंबर का एडिशन खरीद लो और एनुअल एडिशन खरीद के उसमें लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वो लिस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब भी बहुत आपकी जीके कवर हो जाएगी। अगर अभी तक जीके नहीं पढ़ी है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, दिन के 4 घंटे इस चीज़ को देने स्टार्ट कर दो और बाकी सारे घंटे रिवाइज करने पे, राइट। कर सकते हैं इतना हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर आपका मेन पोर्शन है। ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ट्राई करो कि 6 to 7 मिनट्स में सॉल्व कर पाओ और करेक्ट सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ी है तो वो आप पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वीडियो करी हुई है, वो देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज करो प्लस प्रैक्टिस भी करो, हो सकता है। और अगर लिस्ट याद करनी है सिनोनिम, एंटोनिम्स की, इडियम्स की, वो भी रिवाइज कर सकते हो, राइट। हो जाएगा इतना, ओके फाइन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो है 40 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जिनको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये वाले टॉपिक्स तो ज़रूर रिवाइज कर जाइए, बाकी के टॉपिक्स करने हैं तो कर सकते हैं। मैंने बोला था RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने किसी और बुक में से पढ़ा है और एनी अदर बुक में से भी पढ़ा है तो वहीं से रिवाइज करके जाना। इस टाइम पे RS अग्रवाल मत उठाना, जहाँ से पहले रिवाइज किया वहाँ से ही रिवाइज करो। जहाँ तक मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि प्लीज़ अपने ट्रिक्स नोट कर लेना,
ठीक है ना। ट्रिक्स अगर नोट किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किए हुए तो ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए अगर आपने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं कि ये मेरे से गलत सॉल्व हुआ था या ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, रिविजन के टाइम पे सॉल्व कर सकती हूँ, अगर किया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मार्क किए हुए क्वेश्चंस तो आप रैंडम क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, रैंडम क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ट्राई करें कि आप डिफरेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, जो क्वेश्चंस डिफरेंट है ना वो जरूर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जरूर सॉल्व कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर भी सेम ही, जो आपकी थ्योरी है वो पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं, रैंडम क्वेश्चंस। अपना टेस्ट लो, अपने आप को 10-15 क्वेश्चंस दो और टाइम देखो, ठीक है ना। मैथ्स हमारा सिर्फ 10 मार्क्स का है, तो इसके तो रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूलाज। 18 डेज वंडर की बुक अगर आपने लिया उसमें से, या किसी और बुक में से अगर आपने सॉल्व किया है, अपनी वर्क बुक में से कहीं से भी सॉल्व किया, वहां से आप कर सकते हैं। इस टाइम पे इस बुक के लिए जाने का कोई फायदा नहीं होगा, पहले जहाँ से आपने मैथ्स पढ़ा है वो पढ़िए, राइट। अटेम्प्टिंग सैम्पल पेपर्स, अब सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, वो अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सॉल्व देम ऑन ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्व करिए, एनालाइज करिए मॉक्स को, रिवाइज और स्टडी फ्रॉम स्क्रैच द टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बट आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मान लीजिए ब्लड रिलेशंस है, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग है, आपके अकॉर्डिंग ये आपके बहुत अच्छे हैं, बट एग्जाम में जब आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करें हैं तो आपका जो पेपर है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, एग्जाम्पल सॉल्व करो, सारा टॉपिक अच्छे से उठाकर पढ़ो, ठीक है ना। मान लीजिए 8 आवर्स आप पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो 2 घंटे का आपने पेपर दिया, 1 आवर आपने एनालाइज किया, उसी दिन ही आपके पास अभी 3 आवर्स पढ़े हैं या 2 आवर्स पढ़े हैं, तो उसी दिन ही वो टॉपिक उठाकर कर दो, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसलिए प्लीज मैं 30 डेज वाली वीडियो दे दूंगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सिलेबस नोट कर लीजिए। अब जो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और कुछ डिसीजंस जो आपको लेने चाहिए, देखिए जब आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत बढ़िया बात है। बट नेगेटिव मार्किंग ना होना और उस एक पावर है, ये एक हमारे पास पावर है, और कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब मेरे पास मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, 1 to 5 क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो अब 1 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता था, 2 के अंदर मैं कंफ्यूज थी, बट मैंने कहा अरे यार क्या फर्क पड़ता है, ये तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कर देती हूँ मार्क। 3, 4, तो एक होता है कि हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर मैं गेस भी करती हूँ तो मेरा मार्क्स कटे नहीं, राइट। ये गलत है, ये गलत है, दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द पेपर, राइट। फर्स्ट टाइम पढ़ा, हम क्या करेंगे, ऐसा पेपर सॉल्व नहीं करना है, ऐसे आपने पेपर सॉल्व नहीं करना है कि 1 से 150 तक आपने सारे क्वेश्चंस एक ही बार में सॉल्व कर दिए, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, ये वाली गलती आप नहीं करोगे। तो जो मैं आपको ट्रिक यहाँ पे दे रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दिए। फर्स्ट राउंड में आप 100% करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 दोबारा लिख लूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये 5 क्वेश्चन है, 1 मुझे पता है कि ए इसका आंसर है, 2 का मेरे को, और एलिमिनेट करते हुए आंसर चूज करना है, एलिमिनेट मतलब क्रॉस करते हुए, अच्छा बी नहीं है इसका, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, अच्छा ए है, ठीक है, ए बी सी डी दोबारा लिख लेते हैं। अब ए बी सी डी में से मुझे ये बी पक्का नहीं है, ए सी डी में मैं कंफ्यूज हूँ, अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में करती हूँ, इसको राउंड लगा देती हूँ, इसको मार्क कर लिया, बाद में आती हूँ मैं इसके ऊपर। ए बी सी डी, अच्छा ये बी है, ठीक है, ए बी सी डी, अच्छा इसका नहीं पता, चलो अभी नहीं करूंगी, बाद में आऊंगी। तो 100 फर्स्ट राउंड में आपने क्या करना है, 100% जिसमें आपको श्योरिटी है कि हाँ यही क्वेश्चन यही आंसर है, वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में आपको जिनमें से आप 2 ऑप्शंस काट पा रहे हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चाहे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप 2 राउंड्स में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 राउंड्स तो आप लोगे कि 1 में आपने किए जो आपको बिल्कुल आते हैं और सेकंड में जो नहीं आते थे, ठीक है। अगर आप चाहो तो 3 राउंड्स में कर सकते हो। 50% वाले कौन से आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 2 ऑप्शन कट गए, अच्छा बी और सी तो पक्का नहीं, ए डी में से, अच्छा ए डी में से गेस मार दे, चलो ए है, ऐसा करना। तो 50% वाले, और जो बिल्कुल नहीं आते वो आप थर्ड राउंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। डू द गेस वर्क, थर्ड राउंड में आप गेस वर्क कर सकते हो, ठीक है ना।
बट क्योंकि MHCET में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो 2 राउंड में भी कर सकते हो। क्या होता है ना, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, कई बार हमने पढ़ा होता है क्योंकि हम इतने प्रेशर में होते हैं, कई बार नहीं याद आता, जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन जिससे आपको 0 मार्क्स मिल रहे थे वो आपको 1 मार्क दे जाता है ऐसे। तो हमने 1 to 50 तक एक बारी में नहीं सॉल्व करने, हमने डिफरेंट राउंड्स में सॉल्व करने, और इसकी हमने क्या करके जानी है, प्रैक्टिस। कहाँ पर? घर पर, जब हम सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे। ओके मेरे बच्चों। डोंट्स की देखिए, डोंट्स के अंदर गेटिंग हैप्पी विद योर स्कोर और फीलिंग डिमोटिवेटेड और सैड विद योर स्कोर। देखिए मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, अच्छा स्कोर आ जाए या बुरा स्कोर आ जाए कोई मैटर नहीं करता। मॉक टेस्ट हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हमारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, ठीक है ना, हम अटेम्प्ट कैसे करें पेपर, ठीक है ना, अटेम्प्ट हमने गलत किया तो उसको करेक्ट कैसे करना है, इसलिए हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मार्क्स कितने हैं? अगर आप ऐसे करते हो ना, कॉल करते हो अपने फ्रेंड को, अरे भाई मेरे आए ना 150 में से 120, अरे मेरे आए 140 में से 150 में से 140, यार मेरे तो 40 आए, रोने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या पता कि पेपर डिफिकल्ट था जो उन्होंने सॉल्व किया, इजी था, मे बी आप सेम इंस्टीट्यूशन में हो, सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या पता, ठीक है ना। उसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग योर फ्रेंड, ब्रिंग अ पेपर एंड एनालाइज कौन सा टॉपिक गलत गया, कौन सा सही गया, कैसे इम्प्रूव करूं मैं इन टॉपिक्स को जो गलत गए हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो नोट करना चाहिए बच्चों। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता ना MHCET का, तो बहुत बुरी बात है। सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, बिकॉज मुझे पता है MHCET के नहीं अवेलेबल होते, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देख लो मेरी, ठीक है ना। लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं पता हमें मॉक्स का, तो इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। एनालाइजिंग द मॉक्स तो पक्का करना है, दिस इज अ बिग डू, ठीक है ना यार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड। इस टाइम पे मोटिवेशन, स्टे मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ही शैटर्ड हो रखा है, बिकॉज उनका क्लैट नहीं क्लियर हुआ, एलेट नहीं क्लियर हुआ, स्लैट नहीं क्लियर हुआ, कुछ भी अच्छा रैंक नहीं आया, कुछ भी, ठीक है ना। तो बहुत शैटर्ड हो रखे हैं यार। देखो वहाँ पे जो होना था वो हो गया, और वो पेपर्स थोड़े से डिफिकल्ट थे। MHCET फिर भी आपका इजी होता है, राइट। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस लेवल। सेकंड, आपने थोड़ा प्रिपेयर किया उसके लिए, और ज़्यादा MHCET के लिए बहुत अच्छा टाइम आपको मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो प्रीवियस एग्जाम में क्या हुआ ये हम भूल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भूल सकते हैं। ये डन, क्रॉस आउट कर दिया इसको। इंस्टेड लर्न एंड वॉक इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पास्ट में जीते हैं और उसका दुख मनाते हैं, रोते हैं, सैड होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड आप अपनी गलतियों से लर्न करें, अपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए उनसे लर्न करें। आप शॉक में चले गए थे, आपको पता नहीं चला कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, कुछ टॉपिक्स छोड़कर गए थे, कुछ भी था, वो लर्न करो अपने मतलब लर्न एंड मूव, हमेशा बोलती हूँ ना, लर्न एंड मूव ऑन। तो वो करो एंड अपना इस पेपर में बेस्ट देकर आने की कोशिश करो। गिव योर 100%, फॉरगेट रेस्ट, फॉरगेट अबाउट रेस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो मेरे लॉयर बच्चे हैं जो एडवोकेट्स हैं, आर्ग्यू करने जा रहे हैं, चाहे आप पेपर देने जा रहे हो, अपना 100% दो। कल को आके आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार अगर मैं ऐसे कर लेती ना तो पेपर क्लियर हो जाता। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। व्हाट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट? बहुत लोग सोचते हैं अरे यार, अगेन जैसे हमेशा बोलती हूँ, रिपीट है ये, कि अपने आप को क्या पॉजिटिव वाइब्स देनी है। वाइब्स क्या होनी चाहिए यार, जो मैंने पढ़ा है ना वो आएगा, और उससे भी बड़ी वाइब ये होनी चाहिए कि जिसका आंसर मुझे पता होगा ना वो क्वेश्चन आएगा, जिसका आंसर मुझे आता होगा वो क्वेश्चन आएगा। क्या हम ये दे सकते हैं? देखो यार, बुरा सोचने से बुरा हो सकता है, तो अच्छा सोचने से अच्छा नहीं हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन, दैट इफ यू, द वे यू थिंक मैटर्स अ लॉट। अगर आप सोचोगे ना कि मेरी सीट पक्की है तो पक्की हो जाएगी, तो आज से क्या बोलना स्टार्ट कर देना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल गेट एडमिशन फॉर श्योर। GLC बॉम्बे मिशन क्या है हमारा? GLC बॉम्बे। व्हाट इफ द कट ऑफ गोज हाई? तो क्या हुआ, सबके लिए जाएगी ना, तुम्हारे लिए स्पेशल तो नहीं पाएंगे कि अदिति नाम की लड़की है जी, इसकी सबसे ज़्यादा मतलब इसको नहीं एडमिशन मिलनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। जैसा भी होगा पेपर सबके लिए होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दो, एंथुजियाज्म रखो। पेपर हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, मतलब बिकॉज कोविड चल रहा है तो बहुत वो होता है, ठीक है ना। और कोविड का जो अभी जो काउंट है बहुत नीचे आ गया, तो वो भी टेंशन नहीं है। नहीं तो एक टेंशन वो भी होती है कि मुझे वहाँ जाके कोविड ना हो जाए, और सब कुछ ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स फॉलो करो कोविड की, बट ये भी एक वो है, ठीक है ना। तो
प्लीज कॉन्फिडेंट रहो यार, दुख मतलब सैड नहीं होना है, शॉक में नहीं जाना है। अभी भी अगर तुम ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे ना ये 10-15 दिन में, तो भी एग्जाम आपका क्लियर होने के बहुत बहुत चांसेस है। प्लानिंग करो, ठीक है ना, और अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करनी तो मैं कितनी बार सिखाई है मैंने, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस करूँ तो कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी so that I can help you out. And also, please subscribe to the channel, like, share the video, and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. So, guys, that's it for today's video. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.